एपिसोड 21 ए फॉरहेड किस। निर्णय ने हामी भरी और कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आलोक जी ने मान को देख कहा, वैसे जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका क्या स्टेटस है मान? मान ने उन्हें देखा और बोला, कुछ नहीं चाचू, सब ठीक चल रहा है और जिस स्पीड से काम चल रहा है मुझे लग रहा है हम टाइम पर कंप्लीट कर देंगे। आलोक जी ने कहा, हाँ टाइम पर कंप्लीट होना भी जरूरी है। उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, वैसे अगले महीने फ्री हो क्या तुम? मान ने उन्हें अजीब तरह से देखा और बोला, क्या बात है चाचू? बात कुछ नहीं है, बस मैं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था हम अगले महीने एक छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं घर में तुम्हारे और वेदाक्षी के नाम से। आलोक जी ने कहा। मान ने एक नज़र वेदाक्षी को देखा फिर बोला, अभी कुछ कह नहीं सकता चाचू, इस वक्त तो शेड्यूल काफ़ी टाइट है और अगले महीने का मुझे कोई आइडिया नहीं है। आलोक जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम देखकर मुझे बता देना, हम बाद में बात कर लेंगे। मान ने हामी भरी। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की मुझे छोड़कर जाने की फिराक में है और यहाँ मेरे घर वाले पूजा के लिए पूछ रहे हैं, उन्हें कैसे बताऊं कि क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में। खाना खा पी कर वह सब अपने अपने कमरे में चले गए। वेदाक्षी जी जब कमरे में आई तो जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। मान ने उसे देखा तो वह खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच उस पप्पी को घर में रखने के लिए। मुझे पता है ये आपका घर है, लेकिन मैं तो थोड़े दिनों में चली जाऊंगी ना, फिर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। मान को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। उसके दिल में एक टीस उठी, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी कह नहीं सकता था। उसने वेदाक्षी को देखा और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बताना है? मान ने उसे देखा और फिर बोला, मैं आज मीटिंग के लिए एक होटल में गया था, निर्णय भी मेरे साथ था और वहां पर मैंने वेदांत को किसी लड़की के साथ देखा। वेदांत का नाम सुनकर वेदाक्षी के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, कुछ भी मत कहो आप, क्या अब आप दीदी की तरह कहानी बनाने लग गए? मुझे ना आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, मैंने आपको सब कुछ सच सच ईमानदारी से बता दिया, फिर भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मान ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वेदाक्षी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने आज उसे देखा तभी तो बोल रहा हूँ। वेदाक्षी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, बात मत करना मुझसे अब, उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वहां से बालकनी की तरफ चली गई। गुस्से में थी इसीलिए मान ने कुछ ज्यादा कहा नहीं। मान वही अपना सर पकड़कर बैठ गया और बोला, भगवान ने इस लड़की को क्या सोच समझ कर बनाया है, सामने वाले इंसान की गलतियां देखना तो जैसे ये भूल ही गई है, आंखें बंद करके बैठी है। उसने गहरी सांस ली और फिर मन ही मन बोला, ठीक है तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से मनाऊंगा, लेकिन सच्चाई तो तुम्हारे सामने आएगी। मान ने बालकनी की तरफ देखा, वह जानता था वह तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक वह यहाँ है, इसलिए वह उठा और स्टडी रूम में चला गया। इधर वेदाक्षी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, सब लोग बुरे हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। पहले दी और अब इन खडूस कुमार से दोस्ती हुई तो वह भी ऐसे ही कर रहे हैं। उसे सच में काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो कमरे में कोई नहीं दिखा। वह चुपचाप आए और बेड पर सिमट कर सो गई। दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी कि उसे जल्दी ही नींद भी आ गई। लगभग 1 घंटे बाद मान वापस कमरे में आया। तब तक वेदाक्षी सो चुकी थी। उसे बेड पर इस तरह सिमटकर सोते हुए देखा। वह हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने कदम वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से उसे ब्लैंकेट और ओढ़ाया कि तभी वेदाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने गाल के नीचे लगाकर सुकून से सो गई। मान एक पल वहीं बैठ गया और गौर से उसको देखने लगा। मासूम सा चेहरा, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और उसके होठों के पास एक छोटा सा तिल। मान ने धीरे से उसके गाल को सहलाया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा, ये तुम्हारे सपनों की दुनिया नहीं है, कहानियों की दुनिया नहीं है जहाँ हर कोई अच्छा होता है। ये हकीकत है और तुम्हें ये जानना होगा कि उस आदमी की हकीकत क्या है। जानता हूँ तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारे साथ हर कदम पर। ये बोल उसने मुस्कुराकर उसका गाल सहलाया और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और अपनी जगह जाकर लेट गया। वेदाक्षी को देखते देखते उसे कब नींद आए उसे खुद अंदाजा नहीं हुआ। अगली सुबह जब वेदाक्षी उठी मान कमरे में नहीं था। वह जब नीचे आई तब भी मान उसे कहीं नहीं दिखा।
रुद्रिका भी ऑफिस जा चुकी थी। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, सब लोग मुझसे नाराज हो रखे हैं, कोई बात नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। दोपहर तक वह अपने कमरे में बैठी सारी बातों को सोचती रही और मूड खराब करती रही। तभी अंशिका उसके पास आए और बोली, भाभी चलो ना सीरीज देखते हैं कोई अच्छी सी। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, नहीं अंशु, मन नहीं है। अंशु ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी प्लीज चलो ना, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। वेदाक्षी ने भी सोचा शायद उसका भी ध्यान बाकी चीजों से हट जाए, इसलिए वह मान गई और अंशिका के साथ चली गई। दोनों ने आकर टीवी पर एक अच्छी सी सीरीज लगाए और बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए सीरीज एंजॉय करने लगी। एंजो भी उन दोनों के पास ही बैठा था। गिरिजा जी ने उन दोनों को देखा तो मुस्कुराकर वापस चली गई। उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों आराम से सीरीज एंजॉय करते हुए हंसी मजाक में उससे रिलेटेड बातें कर रही थी और डिस्कशन कर रही थी। अंशिका ने वेदाक्षी को देख कहा, भाभी आपको पता है आप ना बेस्ट हो यार, मुझे आपको देखकर कभी भी एक दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बात तो सही थी, अंशु के साथ उसका भी मन लगा रहता था। वह दोनों फिर से आराम से सीरीज देखने लगी। तभी वेदाक्षी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो वह एक नोटिफिकेशन था। उसने वह मैसेज ओपन किया तो हैरान रह गई। तो आखिर क्या था उस मैसेज में जानने के लिए पढ़ते रहिए प्लान मैरिज एपिसोड 22 मैसेजेस और वेदाक्षी की दुविधा। गिरिजा जी ने उन दोनों को देखा तो मुस्कुराकर वापस चली गई। उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों आराम से सीरीज एंजॉय करते हुए हंसी मजाक में उससे रिलेटेड बातें कर रही थी और डिस्कशन कर रही थी। अंशिका ने वेदाक्षी को देख कहा, भाभी आपको पता है आप ना बेस्ट हो यार, मुझे आपको देखकर कभी भी एक दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बात तो सही थी, अंशु के साथ उसका भी मन लगा रहता था। वह दोनों फिर से आराम से सीरीज देखने लगी। तभी वेदाक्षी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो वह एक नोटिफिकेशन था। उसने वह मैसेज ओपन किया तो हैरान रह गई। उस मैसेज को देखकर वेदाक्षी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जहां अब तक वह हंस रही थी, खिलखिला रही थी, अचानक की उसके चेहरे पर अजीब से भाव और सीरियसनेस उतर आई थी। अंशिका का ध्यान उसकी तरफ गया तो उसने उसे देखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो ना? वेदाक्षी ने जबरदस्ती की एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। वह बेमन से ही उसके साथ बैठी रही। उसका दिमाग तो अब दूसरी तरफ चलने लगा था। उसने मन ही मन कहा, ये मैसेज किसने किया? ये नंबर पहले तो कभी मेरे फोन में नहीं दिखा। आखिर यह है कौन? और यह सारे मैसेज करने का क्या मतलब? वह मन ही मन उन सारे मैसेज के बारे में सोच रही थी जो उसे आए थे, लेकिन चाह कर भी उसके दिमाग में कोई ऐसा शख्स नहीं आ रहा था जो उसे मैसेज कर सकता था। इधर मान परेशान था, वेदाक्षी उससे नाराज थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे मनाने के लिए क्या करें। हालांकि वो जानता था कि वेदाक्षी को मनाना शायद बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसकी आंखों पर तो वेदांत नाम की पट्टी ऐसी बंधी हुई थी कि वह कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर सामने चाहे रुद्रिका हो या फिर मान, उसे करने तो अपने मन की ही थी। मान ने मन ही मन कहा, एक बार यह प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मैं इस लड़की को अच्छे से सुधार दूंगा। कम से कम मैं ऐसे लोगों की परख करना तो सीखा ही सकता हूँ। इतना मासूम होना इस दुनिया में बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों के मन में दिमाग में क्या चल रहा है इसकी थोड़ी बहुत भनक हमें होनी चाहिए। लेकिन ये लड़की तो आंख कान सब बंद करके बैठी है। कुछ कहो तो सुनना नहीं, कुछ दिख भी जाए तो मनाना नहीं। मान ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, सोच मान कैसे मनाएगा उसे। बेचारा मान परेशान था कि वेदाक्षी को कैसे मनाए और परेशान होना बनता भी था। उनका रिश्ता ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और वेदांत नाम की परेशानी पहले से उसके सामने खड़ी थी। ऊपर से अगर सिर्फ वेदांत से निपटाना होता तो शायद मान अकेला काफी था और उसे ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पर वेदाक्षी की थी, जो वेदांत से जुड़ी हुई थी, और मान किसी भी हाल में उसे हट नहीं करना चाहता था। इधर रुद्रिका भी उसी को लेकर परेशान थी, लेकिन कम से कम उसे राहत थी कि मान सब कुछ संभाल लेगा, और मान संभाल भी रहा था। इधर वेदाक्षी अपने ख्यालों में गुम थी। वह बार बार उस मैसेज को देख रही थी और सोच रही थी कि वह मैसेज उसे किसने किया, और जो मैसेज उसे आया था क्या उसमें जरा भी सच्चाई थी। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, मैं खुद इसका पता लगा लूंगी। वैसे भी ये इंसान जो भी है एक बार तो यह मैसेज करके नहीं छोड़ने वाला ना, दोबारा तो करेगा ही, तब इसे पूछूंगी।
ये सोचते हुए उसने अपना फ़ोन साइड रख दिया और सारी बातों को एक साइड करके आराम से लेट गई। और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। शाम को जब मान घर लौटा तो आज उसे वेदाक्षी हॉल में नहीं दिखी। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और जब कमरे में आया तो उसे सुकून से सोते देख उसके होठों पर मुस्कान उतर आई। मान ने मन ही मन कहा, मेरी नींदें हराम करके कोई सुकून से सो रहा है। खैर, उसका सुकून देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो मुस्कुराया और धीरे से अपना बैग टेबल पर रखकर वेदाक्षी की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से अपने हाथ में मौजूद आइसक्रीम का टब वेदाक्षी के हाथ के पास रख दिया। वेदाक्षी को जब अपने हाथ पर ठंडा ठंडा महसूस हुआ तो उसने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर आंखें खोली और उस तरफ देखा। जैसे ही उसे आइसक्रीम का वो टब नजर आया उसने जल्दी से उठते हुए वह पकड़ लिया और उसे खोलकर खाते हुए बोली, ये कौन लाया? और ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। उसने अभी 2-3 बाइट खाई ही थी कि उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूरी पर मान खड़ा उसे देख रहा था। वेदाक्षी ने अपना गला साफ किया और अपनी हरकतों पर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। मान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं लेकर आया था। मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम कितनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए सोचा आते हुए ले आऊं। वेदाक्षी ने उसे देखा, फिर आइसक्रीम को, और फिर बोली, थैंक यू। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी तो मैं मान लूंगी। एक बार फिर उसके मुंह से मान के लिए तुम निकला था। मान मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, मत मानो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। तुम्हें जो ठीक लगे वह करो। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वह कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर अपने कपड़े निकाले और चेंज करने चला गया। वेदाक्षी आराम से फिर से आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई। मान तो मान गया था, लेकिन अब वेदाक्षी को रुद्रिका को मानना था, जो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन उसी की तरह जिद्दी थी। अगला दिन मान ऑफिस जा चुका था। वेदाक्षी अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रही थी। उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और नोटिफिकेशन बीप बजी। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और उठाकर चेक किया। यह उसी अननोन नंबर से मैसेज था और इस बार उसमें एक और फोटो मौजूद थी, जो वेदांत और एक लड़की की थी। उसके नीचे लिखा था, अगर इन फोटोज़ पर विश्वास नहीं है तो सनशाइन कैफ़े आ जाओ, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, क्या बकवास है, ऐसे कोई कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वेदांत पर पूरा भरोसा है। वह मुंह से तो ये कह रही थी, लेकिन उसका एक मन कह रहा था कि एक बार जाकर चेक करने में क्या ही बुराई है। वैसे भी कौन सा वेदांत को पता लगने वाला था कि वह आई थी, या फिर उसने उसे देखा है। और अगर वेदांत वहां नहीं हुआ तो भी वह वेदांत को भला क्यों ही बताएगी कि उसे उस पर शक था। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, एक बार जाकर देखना चाहिए ना, शायद कोई और बात हो। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं भी सुकून से जी पाऊंगी। ये सोचकर उसने कैफे जाने का सोच लिया और उठ खड़ी हुई। एपिसोड 23। वेदाक्षी के सामने वेदांत का सच। वह मुंह से तो ये कह रही थी, लेकिन उसका एक मन कह रहा था कि एक बार जाकर चेक करने में क्या ही बुराई है। वैसे भी कौन सा वेदांत को पता लगने वाला था कि वह आई थी, या फिर उसने उसे देखा है। और अगर वेदांत वहां नहीं हुआ तो भी वह वेदांत को भला क्यों ही बताएगी कि उसे उस पर शक था। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, एक बार जाकर देखना चाहिए ना, शायद कोई और बात हो। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं भी सुकून से जी पाऊंगी। ये सोचकर उसने कैफे जाने का सोच लिया और उठ खड़ी हुई। वह जल्दी से तैयार हुई और गिरिजा जी को बताकर घर से निकल गई। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जो मैसेज और फोटो जो उसे मिले थे वह सब गलत हो और उसका प्यार सही हो। वो घबराई हुई थी मन ही मन, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। उसने खुद से कहा, नहीं, वेदांत गलत नहीं हो सकता। मैं कुछ भी सोच रही हूँ, और शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। किसी ने यूं ही मैसेज कर दिए होंगे, फेक मैसेज होंगे। वेदांत कभी ऐसा नहीं करेगा, वरना अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वह कभी भी मुझे इस शादी से निकलने के लिए नहीं कहता और ना ही मुझे ये कहता कि उसे मुझसे शादी करनी है। वेदाक्षी खुद की ही सोच में उलझी हुई थी और जल्दी ही वह कैफे पहुंच चुकी थी। वो कार से उतरी और हिम्मत करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। वह जब अंदर आई तो उसे वहां पर काफी सारे लोग नजर आए, लेकिन वही जो वह नहीं देखना चाहती थी उसे वही देखने को मिला। एक कॉर्नर की टेबल पर वेदांत किसी लड़की के साथ बैठा था और दोनों को देखकर यह नहीं लग रहा था कि वह दोस्त है या फिर उनका कोई और रिलेशन है। साफ सीधे तौर पर उन्हें देखकर यही लग रहा था कि वह दोनों एक कपल है। वेदाक्षी को एक धक्का सा लगा।
उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे, क्या कहे और क्या नहीं। उसके कदम जहाँ थे वहीं के वहीं रुक गए। अचानक ही वेदांत उठा और वेदाक्षी ने जब ये देखा तो जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने हल्के से झांक कर देखा तो वेदांत उस लड़की का हाथ पकड़कर प्राइवेट एरिया की तरफ जा रहा था। ये देखकर वेदाक्षी को और ज्यादा बुरा और गंदा फील हुआ। उसने हिम्मत करते हुए अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। इधर मान के पास किसी का कॉल आया। मान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया उधर से एक आदमी ने कहा, बॉस मैडम यहाँ है। इनफैक्ट वो उस वेदांत का पीछा करते हुए प्राइवेट एरिया की तरफ गई है। ये सुनते ही मान के माथे पर बल पड़ गए। उसने खुद से कहा, ये लड़की इतनी जल्दी वहां पहुंच गई, कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। उसने अपने आदमी को जवाब देते हुए कहा, वेदाक्षी पर नजर रखो। ध्यान रखना कि उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो, और उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है जब तक मैं वहां नहीं आ जाता। उस आदमी ने ओके कहा और फोन रख दिया। मान ने जल्दी से अपना जैकेट उठाया और पहनते हुए केबिन से बाहर निकला। उसके असिस्टेंट ने उसे अफरा तफरी में जाते देखा तो जल्दी से बोला, सर कहाँ जा रहे हो आप? आपकी मीटिंग है अभी। मान ने गौरव को देखा और बोला, गौरव जो भी मीटिंग है उन्हें निर्णय के अंदर शिफ्ट कर दो, मुझे अभी जरूरी काम है। ये कहते हुए मान जल्दी से वहां से निकल गया। गौरव हैरान परेशान सा समझने की कोशिश में लगा रहा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उसे मान की बात तो माननी ही थी, इसलिए उसने निर्णय को इन्फॉर्म कर दिया। निर्णय को अजीब लगा कि अचानक से मान कहाँ चला गया और उसे क्या हुआ। उसने जल्दी से मान को कॉल किया। उधर से मान ने कार ड्राइव करते हुए कॉल पिक किया और बोला, वेदाक्षी के पास जा रहा हूँ, उसे अभी ज्यादा जरूरत है, तुम सब कुछ संभाल लोगे ना? निर्णय ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। उसने तुरंत कहा, टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा, तू उसका ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। मान ने कॉल कट की और कार की स्पीड बढ़ा दी। इधर वेदाक्षी प्राइवेट एरिया में आई तो वेदांत उसे उस लड़की के साथ एक रूम में जाता दिखा। वेदाक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, सब झूठ था, दी ने सच कहा था, खडूस कुमार ने भी सच कहा था, मैंने ही नहीं मानी किसी की बात। लेकिन अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से बोली, इस वेदांत को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे की? इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, और उसने मेरे साथ ये किया, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वह गुस्से में उसे कमरे की तरफ बढ़ी और उसने जाकर गुस्से से उस कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर वेदांत और वह लड़की जो एक दूसरे को किस कर रहे थे वह हैरान थे। वेदांत ने चिढ़कर कहा, कौन है? उसने जाकर दरवाजा खोला और सामने मौजूद वेदाक्षी को देखकर हैरान रह गया। वेदाक्षी ने वेदांत की हालत देखी। उसकी शर्ट के बटन्स खुले थे, गर्दन पर लव बाइट के निशान साफ दिख रहे थे, और होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, जो सब उसकी हरकतों को बता रहे थे। वेदाक्षी के मन में जो बचा खुचा डाउट था वह भी निकल गया। वही वेदांत ने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, वेदाक्षी तुम गलत समझ रहे हो, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वेदाक्षी ने उसे देख तंज कसते हुए मुस्कुराकर कहा, ओह अच्छा, तो जो अंदर लड़की है वह तो तुम्हारी बहन होगी है ना? तभी तो उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। वेदांत ने जब ये सुना तो उसने गुस्से से कहा, जुबान संभाल कर बात करो वेदाक्षी, जुबान संभालो तुम मिस्टर वेदांत। तुमने खुद को समझ क्या रखा है, और तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अपनी शादी के बाद भी मैं तुमसे शादी करने की बात कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने तो उस शादी से निकलने का पूरा इरादा तक बना लिया, और आज मुझे पता चल रहा है कि जिसके पीछे मैं पागल हुई जा रही हूँ वह मुझे धोखा दे रहा है। क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ़ नजर आ रही हूँ कि सब कुछ साफ साफ नजर आते हुए भी मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, या फिर इन पर पट्टी बांध लूँ? वेदाक्षी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। वेदांत ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो एक बार। कुछ नहीं सुनना, जो भी सुनना था समझना था सब कुछ कर चुकी हूँ मैं। अपनी बहन को गलत समझा जब उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी लड़की के साथ तुम्हें देखा। मेरी गलती है कि अपने घर वालों से ज्यादा तुम पर भरोसा कर लिया। वेदाक्षी ने उसे घूरा और बोली, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुमने वेदाक्षी राणा को अभी तक जाना ही नहीं है, तैयार रहना मेरे बदले के लिए। ये कहते हुए है वह मुड़कर जाने को हुई कि तभी पीछे से गुस्से में वेदांत ने उसके बालों को पकड़ लिया और उसे कमरे में खींच लिया। एपिसोड 24 मान का गुस्सा। कुछ नहीं सुनना, जो भी सुनना था समझना था सब कुछ कर चुकी हूँ मैं।
अपनी बहन को गलत समझा जब उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी लड़की के साथ तुम्हें देखा। मेरी गलती है कि अपने घर वालों से ज्यादा तुम पर भरोसा कर लिया। वेदाक्षी ने उसे घूरा और बोली, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुमने वेदाक्षी राणा को अभी तक जाना ही नहीं है, तैयार रहना मेरे बदले के लिए। ये कहते हुए है वह मुड़कर जाने को हुई कि तभी पीछे से गुस्से में वेदांत ने उसके बालों को पकड़ लिया और उसे कमरे में खींच लिया। वेदांत ने झटके से कमरा बंद किया और धक्का देकर वेदाक्षी को जमीन पर गिरा दिया। वेदाक्षी को अपने सिर में काफी दर्द महसूस हो रहा था। वेदांत ने उसके बालों को काफी टाइटली पकड़ा था। वेदाक्षी ने सिर उठाकर वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब कुछ पता लग गया और अब तुम यहाँ से इतनी आसानी से चली जाओगी? क्या तुमने मुझे इतना सीधा और बेवकूफ समझ रखा है? उद्धरण चिन्ह। जहाँ अब तक वेदाक्षी की आंखों में कॉन्फिडेंस था, वही वेदांत की बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में कुछ डर उतर आया था। वेदांत ने एक चेयर खींची और उसके सामने बैठते हुए बोला, हाँ मेरा अफेयर है। अफेयर नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। भला उसके साथ मैं ये सब न करूं तो किसके साथ करूं? तुम्हारे साथ। वेदाक्षी को उसकी बात काफी गंदी लग रही थी। वेदांत ने उसे देखकर कहा, 1.5 से 2 साल हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप को। तुमने कभी मुझे खुद को टच तक नहीं करने दिया और तुम उम्मीद कर रही हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बंद कर रहूंगा। बहुत भोली हो तुम, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो क्यों न ट्राई कर लिया जाए। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने हैरानी से उसे देखा और खुद के डर और गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं दिया वेदाक्षी, बिल्कुल धोखा नहीं दिया। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से था और अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। वेदांत ने बेशर्मी से कहा। वेदाक्षी भरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। तभी पीछे से एक लड़की ने आते हुए कहा, क्या हुआ वेदांत? कौन था? लेकिन उसकी नज़र जब वेदाक्षी पर गई तो वह लड़की कुछ हैरान रह गई। उस लड़की ने वेदांत को देखते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वेदांत उठा और उस लड़की के पास जाकर बोला, कोई फायदा नहीं बेबी, उसे सब कुछ पता लग गया और इसने हमें साथ देख भी लिया। उस लड़की ने जब वेदांत की बात सुनी तो बोली, मतलब हमारा प्लान फ्लॉप हो गया? वेदांत ने उसे देखा और बोला, नहीं, ऐसे कैसे प्लान फ्लॉप हो जाएगा? इसे हम यहाँ से लेकर चलेंगे। हमारा मैं मोटिव था इसकी प्रॉपर्टी हथियाना, वह तो हम अभी भी हथिया सकते हैं। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर और भी हैरान रह गई। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया गया था? वेदांत ने जब उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखे तो उसके पास नीचे बैठते हुए उसके चेहरे को कस के पकड़ते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार था और मैं जानता था कि तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया और तुमसे शादी कर ली तो सब कुछ मेरा होगा। लेकिन ऐसा होने से पहले ही तुम्हें सब कुछ पता लग गया। वेदाक्षी ने अपना चेहरा छुड़वाने की कोशिश की तो वेदांत ने झटके से उसका चेहरा छोड़ दिया। वेदाक्षी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। वेदांत ने उसे देख के कहा, एक बार को तो लगा कि मेरा प्लेन फ्लॉप हो गया जब तुमने शादी कर ली, इसीलिए सारा ड्रामा करना पड़ा, तुमसे नाराज होने का, तुम पर विश्वास न करने का। लेकिन तुमने फिर भी मुझे एक्सप्लेनेशन दी, मुझे मनाया और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज जो तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो और ज़्यादा संभल कर चलता। लेकिन खैर, अब भी देर नहीं हुई है। प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हारी अपने नाम करवा कर रहूँगा। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी के चेहरे पर अपना हाथ फेरना चाहा तो वेदू ने उसका हाथ झटक दिया। वेदांत ने एक बार फिर गुस्से से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया था और वेदाक्षी की चीख निकल गई। आंखों से आंसू तो बह रहे थे लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। अभी वेदांत कुछ और हरकत करता कि तभी अचानक ही दरवाजा खुला। वेदांत हैरान था, उसने दरवाजा लॉक किया था तो खुला कैसे? उसने उस तरफ देखा तो वहां पर मान खड़ा था और इस वक्त वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ गार्ड्स और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। उसने रास्ते में ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ जरूर होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग वह तैयारी करके निकला था। वेदांत ने जब पुलिस को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ अचानक की वेदाक्षी से हट गए। वेदाक्षी ने जब मान को देखा तो उसकी आंखों में जमा हुई नमी गालों पर लुढ़क आई और वह जल्दी से उठकर दौड़कर गई और उसके सीने से लग गई। मान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने वेदाक्षी को अपने आगोश में समेट रखा था
वह जानता था वह घबराई हुई होगी, डरी हुई होगी और दर्द में भी होगी। उसे इस वक्त उसे भी संभालना था और वेदांत का भी हिसाब करना था। मान ने वेदाक्षी को खुद से अलग किया और वेदांत की तरफ बढ़ गया। वेदांत ने उसे देखते हुए कहा, कौन हो तुम और ऐसे ही कैसे रूम में चले आए? इसके आगे वह एक शब्द भी बोलता कि तभी मान ने एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। वेदांत लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मान ने उसके पेट में जोरदार लात मारी और गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? उद्धरण चिन्ह, उसे वह बुरी तरह से मारे जा रहा था। आखिर में वह नीचे बैठा और उसने कस के वेदांत के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींचते हुए कहा, वह मानवीर राजावत की पत्नी है। तूने उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? वेदांत मान को इस तरह देखकर काफी घबरा चुका था। मान ने एक और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। वेदांत के मुंह से खून निकलने लगा था। पुलिस ने मामला बढ़ते देख बीच बचाव की खातिर मान को रोकते हुए कहा, मिस्टर राजावत, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, इसे हम देख लेंगे। वैसे भी हमारे पास सारे प्रूफ है और एविडेंस भी, तो आप चिंता मत कीजिए। मान ने घूरकर वेदांत को देखा और झटके से उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसकी नज़र वेदाक्षी की तरफ चली गई। एपिसोड 25 मान का वेदू को संभालना। उसे वह बुरी तरह से मारे जा रहा था। आखिर में वह नीचे बैठा और उसने कस के वेदांत के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींचते हुए कहा, वह मानवीर राजावत की पत्नी है। तूने उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? वेदांत मान को इस तरह देखकर काफी घबरा चुका था। मान ने एक और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। वेदांत के मुंह से खून निकलने लगा था। पुलिस ने मामला बढ़ते देख बीच बचाव की खातिर मान को रोकते हुए कहा, मिस्टर राजावत, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, इसे हम देख लेंगे। वैसे भी हमारे पास सारे प्रूफ है और एविडेंस भी, तो आप चिंता मत कीजिए। मान ने घूरकर वेदांत को देखा और झटके से उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसकी नज़र वेदाक्षी की तरफ चली गई। मान उठा और उसने अपने कदम वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिए। इस बार वेदाक्षी को अपने आगोश में भरने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा और पूरे हक के साथ उसने उसे अपने सीने में छुपा लिया। वेदाक्षी भी घबराई हुई थी और इस वक्त मान उसे काफी सेफ फील करवा रहा था। पुलिस ने वेदांत और उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया था। वेदाक्षी ने मान के कोट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी और दी की बात माननी चाहिए थी। मान ने उसके सिर को सहलाते हुए धीरे से कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। वेदाक्षी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ चली गई। मान ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार आगे बढ़ा दी। रह रहकर उसकी नज़र में वेदाक्षी पर जा रही थी। वह काफी शांत थी। उसने बस सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कहा और अब भी वहां से निकले हुए उन्हें लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह चुप थी, जो कि उसके स्वभाव से बिल्कुल उलट था। मान ने मन ही मन कहा, जानता हूँ दर्द हो रहा होगा इसे, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे संभालूं इसे। मान के दिमाग में पूरे रास्ते यही चल रहा था और जल्दी ही वह लोग घर भी पहुंच गए। वेदाक्षी चुपचाप कार से उतरी और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। मान उसे लेकर सच में काफी परेशान हो चुका था। वह जब तक अंदर गया तब तक वेदाक्षी वॉशरूम में जा चुकी थी। मान के पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वह वहीं पर बेड पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन लगभग 20 से 25 मिनट बीत चुके थे। वो अब तक बाहर नहीं आई थी, जबकि अंदर से लगातार शॉवर से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। मान ने परेशान होकर वेदाक्षी को आवाज लगाते हुए कहा, वेदाक्षी, इतनी देर हो गई, अब तक बाहर क्यों नहीं आई तुम? अंदर कर क्या रही हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन वेदाक्षी से तो जैसे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह शॉवर के नीचे बैठी लगातार पानी में भीगी जा रही थी। उस बहते पानी में उसके आंसू भी छुप कर रह गए थे। मान ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, वेदू, तुम सुन भी रही हो? मैंने कहा बाहर आओ, कब तक अंदर बैठे रहोगी? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मान ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खोल दूंगा, फिर मुझे कुछ मत बोलना, बाहर आओ वेदू। लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मान जल्दी से गया और बाथरूम की स्प्रे की लेकर आया। उसने आकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सामने का नजारा देख वो हैरान था। वेदाक्षी शॉवर के नीचे बैठी भीग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। मान ने जल्दी से जाकर शॉवर ऑफ किया और टॉवल उठाकर उसे टॉवल से कवर करते हुए अपने सीने से लगा लिया। वेदू कोई भी हरकत नहीं कर रही थी।
मान ने उसे अपनी ही बाहों में उठाया और वॉशरूम से बाहर ले जाकर काउच पर बैठाते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रही थी अंदर इतनी देर से? अकल नहीं है, बीमार हो जाओगी ऐसे। लेकिन वेदाक्षी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मान सच में हैरान था। उसने सबसे पहले हीटर ऑन किया और टॉवल लेकर वेदाक्षी के बाल पोंछने लगा। वेदाक्षी ने एक नज़र मान को देखा जिसके चेहरे पर उसके लिए टेंशन साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे सच में वेदांत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो उससे प्यार करती थी ना। उसे प्यार में धोखा मिला, इसमें उसकी भी क्या गलती थी? वेदाक्षी ने रोते हुए मान को कमर से हग कर लिया। मान के हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस भरी और धीरे से उसके सर को सहलाकर कहा, संभालो खुद को। जानता हूँ हट हुई हो, लेकिन इस तरह रोने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? और तुम रो भी किसके लिए रही हो? उस आदमी के लिए जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। वेदाक्षी ने रोते हुए कहा, पर मैंने तो उससे प्यार किया था ना। मेरी क्या गलती थी? मुझे धोखा क्यों मिला? मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी और उसने मेरे साथ ऐसा किया, इतना गंदा सलूक किया। मान को सच में काफी बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। वेदाक्षी का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने वेदाक्षी को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत वो इंसान है और उसे उसके किए की सजा दूंगा मैं। उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसका भुगतान भी उसे करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं पसंद आ रही है ये वेदाक्षी, जो इतनी कमजोर होकर रो रही है। मुझे वह वेदाक्षी पसंद है जो जंगली बिल्ली बनकर हर वक्त मुझ पर झपटने को तैयार रहती है। वेदाक्षी ने उसे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से मुंह बनाकर बोली, मैं जंगली बिल्ली नहीं हूँ। मान उसकी हरकत पर मुस्कुराया और प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, तुम नहीं हो, तुम वेदू हो। लेकिन इस तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। पहले उठो और जाकर कपड़े चेंज करके आओ। अगर थोड़ी देर और इन गीले कपड़ों में रहोगी तो ठंड लग जाएगी। और देखो तुमने काउच भी गंदा कर दिया है। वेदाक्षी को अचानक ही याद आया कि वह गीले कपड़ों में काउच पर बैठी है। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और मान को देख बोली, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मान ने उसे देखा और बोला, कोई बात नहीं, पहले कपड़े बदल कर आओ। वेदाक्षी अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। मान ने गहरी सांस ली और अपना फोन निकाला और तुरंत ही रुद्रिका को कॉल कर दिया। जब रुद्रिका ने मान का कॉल देखा तो कॉल पिक करते हुए बोली, हाँ मान बोलो, क्या हुआ? मान ने तुरंत कहा, जल्दी से घर आ जाओ। वेदाक्षी को मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगा, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। मुझे पता है तुम वेदू से कि सबसे ज्यादा क्लोज हो और उसे इस वक्त तुम ही समझ पाओगी और शायद तुमसे वो अपने मन की सारी बातें कर भी पाए। रुद्रिका ने उसकी बात सुनी तो बोली, आखिर हुआ क्या है? तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मान ने गहरी सांस भरी और उसे सब कुछ बताया। रुद्रिका के माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कहा, उस वेदांत को मैं जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हट करने की? उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एपिसोड 26, क्या मान वेदू से प्यार करता है? मान ने तुरंत कहा, जल्दी से घर आ जाओ। वेदाक्षी को मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगा, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। मुझे पता है तुम वेदू से कि सबसे ज्यादा क्लोज हो और उसे इस वक्त तुम ही समझ पाओगी और शायद तुमसे वो अपने मन की सारी बातें कर भी पाए। रुद्रिका ने उसकी बात सुनी तो बोली, आखिर हुआ क्या है? तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मान ने गहरी सांस भरी और उसे सब कुछ बताया। रुद्रिका के माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कहा, उस वेदांत को मैं जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हट करने की? उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मान ने उसके गुस्से को समझते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन इस वक्त हमारे लिए किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी वेदाक्षी है। मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे पता है मैं भले कितना भी कर लूं वह अपने मन की सारी बातें मुझे नहीं बताएगी। तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो, इसलिए उसे वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। रुद्रिका जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हुए कहा, मैं आ रही हूँ। ये कहकर उसने फोन कट किया और तुरंत ऑफिस से निकल गई। इधर वेदाक्षी चेंज करके आए और चुपचाप जाकर बैठ गई। मान ने उसे देखा और उसके पास जाकर उसके सामने नीचे घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों को पकड़कर प्यार से कहा, अब क्यों मुंह लटका रखा है वेदू? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, संभालो खुद को। लेकिन वेदाक्षी क्या करती? वह चाह रही थी कि वह ना रोए, लेकिन आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
मान भी उसके मन की सारी बातें समझ रहा था, लेकिन उसे चुप कैसे करवाया जाए यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वेदाक्षी ने कोशिश करते हुए अपने आंसू को पोंछे और धीरे से नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं नहीं रो रही। मान ने उसे देखा और बोला, अच्छा ठीक है, तुम नहीं रो रही, मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो। न जाने क्यों उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में फिर से आंसू उतर आए। मान ने गहरी सांस भरी और उसके चेहरे को थाम कर बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ खाना है, मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा, जो कहोगी वह ला दूंगा, बस चुप हो जाओ, रो मत। मान के लिए यह सबसे मुश्किल था कि वह वेदाक्षी को रोते हुए देखे। वह उसे रोते हुए बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। हालांकि वेदाक्षी नहीं चाहती थी कि वह उसके सामने रोए, लेकिन आंखों से आंसू अपने आप बहे जा रहे थे। आज उसकी आंखों से ज्यादा शायद उसका दिल रो रहा था, और इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आता हूँ। आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हारा मूड झट से अच्छा हो जाएगा। वेदाक्षी को कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन वह बस ये चाहती थी कि थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दिया जाए। और जब मान ने जाने की बात कही तो उसने उसे बिल्कुल नहीं रोका। मान उठा और कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि उसे भी पता था कि वह कुछ भी खाएगी नहीं, और वह भी चाहता था कि वह उसे थोड़ी देर के लिए खुद को संभाले। इसलिए कमरे से उठकर वह बाहर आ गया था। वह अभी बाहर आया ही था कि रुद्रिका सामने से आती नजर आई। वह काफी हड़बड़ी में थी। रुद्रिका ने जैसे ही मान को देखा और जल्दी से उसके पास जाकर बोली, वेदु कहाँ है और कैसी है वो, ये सब हुआ कैसे, तुमने कुछ साफ साफ बताया नहीं, चल क्या रहा है मान। मान ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत, पहले गहरी सांस लो, तुम ही इस तरह हड़बड़ा जाओगी तो उसे कैसे संभालोगी। रुद्रिका, वो ठीक नहीं है, कोशिश कर रही है कि ना रोए, लेकिन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। मैं बस इतना चाहता हूं कि वह किसी भी तरह चुप हो जाए। उसे रोते हुए देखना मेरे बस का नहीं है, और न ही मैं उसे चुप करवा पा रहा हूँ। रुद्रिका ने उसे देखा फिर बोली, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, बस यही जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में, बस उसे संभाल लेना। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, पर फिर भी। रुद्रिका मान के चेहरे और उसकी आंखों को देख रही थी। उसे पहली बार मान की आंखों में कुछ अलग सा दिखा। मान के बारे में लगभग वह सब कुछ जानती थी। निर्णय ने उसे काफी सारी बातें बताई भी थी। परिवार, रिश्ते मान के लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये भी निर्णय अक्सर उसके बारे में जिक्र करता रहता था। लेकिन आज मान की आंखों में अलग से एहसास थे, जिन्हें रुद्रिका पढ़ने की और पहचानने की कोशिश कर रही थी। वेदाक्षी को लेकर उसका परेशान होना सिर्फ इसलिए तो नहीं था कि वह उसकी पत्नी थी, और उसकी आंखों के भाव देखकर रुद्रिका सच में हैरान थी। रुद्रिका ने मन ही मन कहा, क्या मान वेदु से प्यार करता है। इसकी आंखें कुछ यही बयां कर रही है। रुद्रिका की नजरें मान के चेहरे पर थी जो अपने कमरे की तरफ देख रहा था। मान ने रुद्रिका को देखा और बोला, उसके पास जाओ, मैं आता हूँ। ये बोल वो वहां से निकल गया। रुद्रिका कुछ देर उसे देखती रही और फिर वेदाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वह जब कमरे में आई तो वेदु उस वक्त बेड के कोने पर सिकुड़ कर बैठी थी और घुटने मोड़कर खुद को गले लगाकर रो रही थी। रुद्रिका ने जब उसे इस तरह देखा तो उसके कदम रुक गए। उसने ऐसा अंत तो कभी नहीं चाहा था कि उसकी बहन को इतनी तकलीफ हो। रुद्रिका अच्छी से जानती थी कि वेदाक्षी काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। वह लोगों से काफी जल्दी अटैच्ड हो जाती थी। जब तक वह उनसे दूर रहती तब तक सब कुछ ठीक रहता, लेकिन एक बार अगर वह किसी के करीब हुई तो उसके बाद उससे दूर जाना उसके बस का नहीं था, और वही इस वक्त हो रहा था। इतने दिनों के साथ में वेदाक्षी वेदांत से काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुकी थी, और इतना ही नहीं, वह सच में उससे प्यार करती थी। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ सहन करती थी, लेकिन आखिर में अंजाम इतना बुरा होगा उसने कभी यह सोच भी नहीं था। रुद्रिका ने हिम्मत करके अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वेदाक्षी ने सिर उठाकर रुद्रिका को देखा और जल्दी से उसके गले लग गई। रुद्रिका ने भी उसे कस के खुद में समेट लिया। रुद्रिका समझ पा रही थी कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी, लेकिन उसका दर्द कोई चाहकर भी कम नहीं कर सकता था। एपिसोड 27, लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। इतने दिनों के साथ में वेदाक्षी वेदांत से काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुकी थी, और इतना ही नहीं, वह सच में उससे प्यार करती थी। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ सहन करती थी, लेकिन आखिर में अंजाम इतना बुरा होगा उसने कभी यह सोच भी नहीं था। रुद्रिका ने हिम्मत करके अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए।
उसने जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वेदाक्षी ने सिर उठाकर रुद्रिका को देखा और जल्दी से उसके गले लग गई। रुद्रिका ने भी उसे कस के खुद में समेट लिया। रुद्रिका समझ पा रही थी कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी, लेकिन उसका दर्द कोई चाहकर भी कम नहीं कर सकता था। रुद्रिका ने उसके माथे को चूमते हुए धीरे से कहा, बस कर बच्चे, कितना रोएगी। वेदाक्षी को काफी गिल्ट महसूस हो रहा था। उसकी बहन ने उसे कितनी बार कहा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और यह बात उसे और भी ज्यादा दोषी महसूस करवा रही थी। वेदाक्षी ने धीरे से रुआंसी आवाज में कहा, आई एम सॉरी दी, मेरी गलती है। आपने तो मुझसे कहा भी था। मैं नहीं मानी। आपने तो मुझे कितनी बार कहा कि उस आदमी से अच्छी वाइब नहीं आती, लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और उसके पास बैठते हुए उसे समझाते हुए बोली, क्योंकि तेरे मन में कोई चोर नहीं था। तू उससे प्यार करती थी और हम जिससे प्यार करते हैं उसकी हमें कोई भी खामी नजर नहीं आती। इसी वजह से ऐसा हुआ। हम जिससे प्यार करते हैं ना, फिर हम लाख कोशिश कर ले उसमें खामी ढूंढने की, लेकिन हमें उसकी खामियों पर उसकी एक अच्छाई भारी पड़ जाती है। और तुम्हारे केस में भी वही हुआ। वेदांत तुम्हारे सामने अच्छा बनता रहा, तुम्हारी केयर करता रहा और तुम्हें लग रहा था कि वह तुमसे प्यार कर रहा है, लेकिन वह सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। वेदाक्षी को उसके बातें सुनकर और ज्यादा बुरा लगने लगा था। कितनी ज्यादा दम थी वह, जो उसकी चाल को नहीं समझ पाई। उसे यही लग रहा था कि सब कुछ उसकी गलती है। पहले उसने अपनी बहन की बात को नहीं माना और फिर जब मां ने कहा तो उसकी बात को भी नकार दिया। रुद्रिका जानती थी कि वह सेल्फ गिल्ट में अंदर अंदर घुटती रहेगी, लेकिन कुछ कहेगी नहीं। इसलिए रुद्रिका ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है वेदो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसे भी यही सब सहना पड़ता। वेदांत जैसे लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते और तुम सच में बहुत भोली हो। तुम्हें लोगों को परखना अभी आया ही नहीं है, वरना तुम सोचकर देखो जिस तरह से मुझे वेदांत के बारे में कभी कोई अच्छी वाइब नहीं आई, वह तुम्हें भी फील होता। लेकिन तुम्हें इन सब का कोई आइडिया नहीं है। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, पर गलती तो मेरी है ना दी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटो, और जिसकी गलती है उसे सजा जरूर मिलेगी। और मैं उस वेदांत को वैसे भी नहीं छोड़ने वाली। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की। रुद्रिका ने उसे देख कहा। वेदाक्षी ने नम आंखों से रुद्रिका को देखा और धीरे से बोली, आप मुझसे नाराज नहीं होना दी। मुझे सच में नहीं पता था। रुद्रिका ने हल्के से मुस्कुराकर उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और बोली, मैं भला तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं रह सकती। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी तो उसके गले से लग गई। रुद्रिका ने धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन कहा, वेदांत को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रुद्रिका ने वेदाक्षी को काफी हद तक शांत करवा दिया था, लेकिन वह इतना तो जानती थी कि दिल में जो दर्द है वह इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। वेदाक्षी को कुछ वक्त लगने वाला था फिर से नॉर्मल होने में, और ऐसे में वो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। इधर मान किसी शांत सी जगह पर खड़ा था। आसपास कुछ पेड़ पौधों के अलावा बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह बस एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जिसके पास एक मेमोरियल बना हुआ था, और वो एकटक उसे देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वेदाक्षी को उस हाल में देखकर वो काफी बेचैन था। उसने खुद से ही कहा, उसे कैसे संभालूं? पत्नी है वह मेरी, फर्ज बनता है मेरा। उसे रोते देखकर बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा कि रो वो रही है और दिल में दर्द मेरे उठ रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई, लगता है प्यार हो गया है तुम्हें। उसे लेकर नहीं आए, मुझसे मिलवाने क्यों नहीं लाए? मां ने पलट कर देखा। सामने एक बेहद ही खूबसूरत, लगभग 50-55 साल की औरत खड़ी थी। मां ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिलवाने तो तब लाऊंगा ना मां, जब वह मुझे अपना पति मानने को तैयार होगी। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो इस बार मेरे मान के रिश्तों की परीक्षा भी हो रही है। मां ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आप जानती हैं ना, आपका बेटा हर एग्जाम में फर्स्ट आता है। उद्धरण चिन्ह। वह औरत मुस्कुराए और उसके पास आकर प्यार से उसके गाल को छुआ। मां ने सुकून से आंखें बंद कर ली। तभी उस औरत की नजर उसके गले पर गई। उसने मान के गले को देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना वो चैन कभी मत उतारना। कहाँ गई वो? क्या तुमने उसे खो दिया? मां ने आंखें खोली और अपनी मां को देखा और फिर अपने गले की तरफ देखते हुए वापस अपनी मां को देखकर बोला, नहीं, बहुत ही संभाल कर रखा है। आपने कहा था उतरना मत, अपने दिल के सबसे करीब रखना। इसलिए मैं उसे अपने दिल को ही दे आया।
और अब जब वह मेरे दिल के पास है तो मेरे सबसे करीब है। उस औरत के होठों पर मुस्कान आए और उसने प्यार से मान के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसका माथा चूम लिया। मान की आंखों में नमी उतर आई। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे बहुत जल्दी अकेला कर दिया था माँ। उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं किया। तभी तो तुम जब जब यहाँ आते हो मैं तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मैं नहीं भी हूँ ना तो मुझे पता है तुम्हारी चाची माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। गिरिजा को हमेशा से देखा है मैंने, निर्णय से ज्यादा हमेशा तुझसे लगाव रहा है उसका। मान ने गहरी सांस भरी और मुस्कुरा कर बोला, तो आपका भी तो मुझसे ज्यादा निर्णय से लगाव रहा है। वह मुस्कुराए और उसे देखकर प्यार से बोली, अगली बार जब आए तो अपने दिल को अपने साथ लेकर आना। मैं भी तो देखूं आखिर वह है कौन जिसे मेरे बेटे ने अपनी सबसे कीमती चीज उसे दे दी। मान ने मुस्कुरा कर कहा, अगली बार तभी आऊंगा जब मेरे और उसके बीच सब ठीक हो जाएगा। हमारा रिश्ता जब शुरू होगा उस वक्त आपसे मिलने आऊंगा, हमेशा की तरह आपका आशीर्वाद लेने। उसे औरत ने मुस्कुरा कर उसे देखा और बोली, जरूर, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ये कहते हुए उस औरत की परछाई धुंधली पड़ने लगी और जैसे जैसे वो परछाई धुंधली पड़ती जा रही थी मान की आंखों में नमी उतरती जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, हर बार आता हूँ यहाँ और हर बार आप सामने होती हो, और जब जाती हो तो हर बार लगता है कि आपको कभी अपने पास नहीं रख पाऊंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते उस औरत की परछाई धुंधली पड़कर पूरी तरह से हवा में गायब हो चुकी थी। मान ने अपनी आंखें बंद की और आंसू का एक कतरा उसके गालों पर लुढ़क गया। एपिसोड 28 घरवालों का वेदाक्षी के लिए प्यार। उस औरत ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, जरूर, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ये कहते हुए उस औरत की परछाई धुंधली पड़ने लगी और जैसे जैसे वो परछाई धुंधली पड़ती जा रही थी मान की आंखों में नमी उतरती जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, हर बार आता हूँ यहाँ और हर बार आप सामने होती हो, और जब जाती हो तो हर बार लगता है कि आपको कभी अपने पास नहीं रख पाऊंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते उस औरत की परछाई धुंधली पड़कर पूरी तरह से हवा में गायब हो चुकी थी। मान ने अपनी आंखें बंद की और आंसू का एक कतरा उसके गालों पर लुढ़क गया। मान ने गहरी सांस भरी और वापस घर के लिए निकल गया। मन अभी भी वेदाक्षी ही चल रही थी। उसे पता था उसे काफी हट हुआ है, लेकिन उसे संभालना भी जरूरी था। उसका नेचर इतने दिनों में उसने देखा था, वह बिल्कुल बच्चों जैसी थी। छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, मुंह फुला लेना और किसी के साथ अटैच हो जाने पर उसके लिए कुछ भी कर जाना। मान ने गहरी सांस भरी और खुद से बोला, संभल तो जाएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ करना होगा जिससे उसका ध्यान सबसे हटकर दूसरी तरफ हो जाए। थोड़ी ही देर में वह घर पहुंच चुका था, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। वह जब घर आया तो अंशिका उसे हॉल में दिखी। अंशिका ने उसे देखकर कहा, भाई आ गए आप, अब जल्दी से भाभी को बुला लो, खाना खाते हैं, भूख लगी है। मान ने उसे देखा और बोला, एक काम कर अंशु, मेरा और तुम्हारी भाभी का खाना लगा दे, मैं रूम में ले जाता हूँ। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। मान को डर था कि ना जाने वो नीचे आएगी या नहीं, या फिर उसे घर वालों ने उस हालत में देखा तो क्या सोचेंगे, इसलिए उसने उसकी तबीयत का बहाना बना दिया था। अंशिका ने उसकी बात सुनी तो जल्दी से बोली, क्या हुआ भाभी को? वह मेरे साथ थी और ठीक भी थी ना, हम दोनों ने साथ में सीरीज भी देखी थी, अचानक से क्या हुआ? मान ने उसे देखा और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो, तुम बस खाना लगा दो ताकि मैं ऊपर ले जाऊं। अंशिका ने उसकी बात मानी और एक प्लेट में खाना लगाकर उसे पकड़ा दिया। मान ने उसे देखा और बोला, एक ही प्लेट क्यों, मेरा कहाँ है? अंशिका ने दांत दिखाए और उसे चिढ़ाते हुए बोली, भाई आपको पता नहीं एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। मान उसे हैरानी से देखने लगा। उसने हड़बड़ाकर अपनी नज़र हटाई और बोला, बकवास मत कर, चुपचाप से दूसरी थाली लगा। अंशिका ने मुंह बनाया और बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा तो आप एक ही प्लेट में खाओगे, आप जाओ, भाभी इंतजार कर रही होगी। मान उसे सच्चाई भी नहीं बता सकता था और उसके सामने कुछ भी बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके पास अब ऊपर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह गहरी सांस भरकर प्लेट लेकर ऊपर पहुंच गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो नजर वेदाक्षी पर गई, जो रुद्रिका के सीने से लगी बैठी थी। रुद्रिका ने उसे देखा तो मान ने आंखों के इशारे से पूछा कि क्या वह ठीक है। रुद्रिका ने पलकें झपकाकर उसके कुछ ठीक होने का जवाब दिया। मान उसके पास गया और उसने धीरे से वेदाक्षी के सिर पर हाथ रखा। वेदाक्षी ने सिर उठाकर उसे देखा तो मान ने धीरे से कहा, खाना खा लो।
वेदाक्षी ने तुरंत मुंह फेर लिया और धीरे से बोली, मुझे भूख नहीं है। तभी निर्णय कमरे में आया। उसे सारे सिचुएशन का पहले ही पता था। उसने वेदाक्षी को देखा और बोला, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अरे भाई, वेदू नहीं खाएगी तो हम में से कोई नहीं खाएगा। तभी पीछे से अंशिका, गिरिजा जी और आलोक जी भी आ गए। गिरिजा जी ने परेशान होकर कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? सुबह तक तो तुम ठीक थी, अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुमने बताया भी नहीं मुझे। बताना था ना बेटा। वेदाक्षी ने उन्हें देखा और धीरे से बोली, कुछ नहीं चाची माँ, वह बस हल्का सा सर दर्द हो रहा था और कुछ चक्कर सा लग रहा था। ठीक हो जाएगा अपने आप, शायद बीपी डाउन हो गया था। आलोक जी ने कहा, अरे तो बेटा बताना तो था ना, हम सब घर पर ही तो थे। वेदाक्षी ने मान को देखा फिर बोली, नहीं मुझे लगा सब लोग यूं ही बेवजह परेशान हो जाएंगे। गिरिजा जी ने उसके पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम हमारे घर का हिस्सा हो और मेरी बेटी हो। भला कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को तकलीफ में देख पाएगी? आगे से कभी ऐसा किया ना तो तुम देखना, मार पड़ेगी तुम्हें। वेदाक्षी ने उनकी बात सुनी तो आंखें नम हो आई और अगले ही पल वह उनके सीने से लग गई। गिरिजा जी ने उसके बालों को प्यार से सहला कर कहा, यहाँ तेरा कोई पराया नहीं है, सब तेरे अपने हैं, समझी? बेझिझक सब कुछ बताया कर। वेदाक्षी ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। गिरिजा जी ने मान को देखा और बोली, तू खड़ा क्यों है? बैठ जा और खाना खिला इसे, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खाती। वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, चाची माँ, सच में भूख नहीं है, मन भी नहीं कर रहा। मान उसके पास बैठा और उसने एक निवाला तोड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसे देखा तो मान ने पलके झपका कर उसे खाने का इशारा किया। वेदाक्षी ने उसे देखा कि तभी गिरिजा जी ने कहा, क्या सोच रही है? खा ले कुछ, खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? वेदाक्षी को सच में अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। एक तरफ वेदांत ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, तो दूसरी तरफ जिस रिश्ते को वह नाम का रिश्ता कह रही थी, उसी रिश्ते से जुड़े रिश्ते उसे इतना प्यार दे रहे थे, उसकी इतनी फिक्र कर रहे थे, परवाह कर रहे थे। वेदाक्षी ने धीरे से वो निवाला खा लिया। मान उसे चुपचाप खाना खिलाने लगा। उसने थोड़ा बहुत कुछ खाया, लेकिन सबके लिए काफी था कि उसने कुछ खाया तो उसे आराम करने का बोल बाकी सब लोग जा चुके थे। रुद्रिका ने मान को देखा और बोली, तुम भी खाना खा लो और हम लोग नीचे जाते हैं। मान ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्रिका और निर्णय भी वहां से चले गए। अब कमरे में सिर्फ मान और वेदाक्षी थे। एपिसोड 29, तुम्हारी नहीं तो क्या पड़ोसन की फिक्र करूं। वेदाक्षी को सच में अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। एक तरफ वेदांत ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, तो दूसरी तरफ जिस रिश्ते को वह नाम का रिश्ता कह रही थी, उसी रिश्ते से जुड़े रिश्ते उसे इतना प्यार दे रहे थे, उसकी इतनी फिक्र कर रहे थे, परवाह कर रहे थे। वेदाक्षी ने धीरे से वो निवाला खा लिया। मान उसे चुपचाप खाना खिलाने लगा। उसने थोड़ा बहुत कुछ खाया, लेकिन सबके लिए काफी था कि उसने कुछ खाया तो उसे आराम करने का बोल बाकी सब लोग जा चुके थे। रुद्रिका ने मान को देखा और बोली, तुम भी खाना खा लो और हम लोग नीचे जाते हैं। मान ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्रिका और निर्णय भी वहां से चले गए। अब कमरे में सिर्फ मान और वेदाक्षी थे। मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, ठीक हो ना अब? वेदू ने उसे देख बस हाँ में गर्दन हिला दी। मान ने गहरी सांस भरी और निवाला तोड़कर अपने मुंह की तरफ बढ़ाया ही था कि वेदाक्षी ने झट से कहा, वह मेरा जूठा है, आप उसमें से क्यों खा रहे हो? मान ने उसे देखा और बोला, क्योंकि मुझे भूख लगी है और अंशिका ने एक ही थाली लगा कर दी है। उसका बेफिजूल का लॉजिक है कि एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी में से खाना पड़ेगा। उसकी बात पर वेदाक्षी कुछ कह ही नहीं पाई, पर उसे भी अंशिका की बात अजीब लगी। लेकिन अब जो भी था, मान को उसी में से खाना था और मान आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा था। खाना खाने के बाद मान ने प्लेट साइड रखी और उठकर वॉशरूम में हाथ धोने चला गया। वह जब वापस आया तो वेदाक्षी को देखकर बोला, सो जाओ, इतना रोई हो तो मुझे पता है नींद बहुत जल्दी आएगी तुम्हें। वेदू ने गहरी सांस भरी और धीरे से बोली, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मेरी? मान उसके करीब गया और उसके पास जाकर उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, बीवी हो तुम मेरी, अगर अपनी बीवी की टेंशन नहीं लूंगा तो क्या पड़ोसी की बीवी की टेंशन लूंगा? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान थी। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शुरुआत में मान काफी कम बोलता था, लेकिन वह इस तरह से बातें कर सकता था, ये उसे अब पता चल रहा था। बात तो यह थी कि दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा खुले नहीं थे, जानते ही कितना थे एक दूसरे को।
हाँ, धीरे धीरे दोनों के बीच की वो परतें खुल रही थी और दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। मान ने उसे आराम से लेटाते हुए कहा, अब चुपचाप से सो जाओ। ज्यादा दिमाग लगाने की या फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वेदाक्षी उसे ही देख रही थी। उसने ये नोटिस किया था कि पूरे दिन से वह उसे संभाल रहा था। रुद्रिका को भी उसी ने बुलाया था और वहां पर वेदांत के सामने उसका स्टैंड लेने वाला वही तो था। यहाँ तक कि उसने उसकी खातिर वेदांत को कितना मारा भी था। वही सारी बातें हैं उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने मान को देखते हुए कहा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मान ने उसे देखा और बोला, कहा तो अपनी बीवी के लिए नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन के लिए करूं? फिर तुम ही कहोगी कि हर आदमी पड़ोसन के पीछे पागल होता है। वैसे आजकल ये बीमारी काफी कॉमन है। मान उसकी बातों का बिल्कुल भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था और उसकी यही हरकतें वेदाक्षी को चिढ़ा रही थी। असल में तो मान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि वेदू उसे पर चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे, उससे लड़े। कम से कम इसी बहाने उसका ध्यान वेदांत की बात से हटकर सिर्फ उस पर होगा। और मान को बस यही चाहिए था। आप कोई भी जवाब सीधा सीधा नहीं दे सकते ना? वेदाक्षी ने चिढ़कर कहा। मान ने उसे देखा और बोला, मैंने तो सही कहा है। तुम नहीं समझ रही हो, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे आज तक तो सिर्फ सुना था कि लड़कियों में दिमाग की कमी होती है, आज देख भी लिया। कौन तुम्हें लॉयर बना रहा है? जरा मुझे भी मिलना है उस शख्स से। मिलवाओगी ना? वेदाक्षी ने उसे घूरा और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? आपको लगता है कि मैं हाफ माइंड हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है। मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ आपको? मान मन ही मन उसकी हरकतों पर मुस्कुराया और बोला, तुम तो मेरी जान हो, लेकिन तुम्हें बताऊं कैसे? जितना इश्क इस दिल में छुपा रखा है वो तुम्हें दिखाऊं कैसे? लगता है एक उम्र गुजर जाएगी तुम्हें यकीन दिलाने में। इस दिल में तुम बसी हो, इस बात पर यकीन दिलाऊं कैसे? मान को इस तरह चुप देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आया। उसने तकिया उठाकर मान की तरफ फेंका और बोली, आप सुन भी रहे हो? मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ क्या? ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो, जवाब दो। मान जैसे होश में आया। उसने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, नहीं, मैंने तो कहा नहीं कि तुम हाफ माइंड हो। तुम खुद ही खुद को उपाधि दे रही हो, इसमें मेरी क्या गलती? वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा। मान ने मुस्कुराकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, हाय, तुम्हारे गाल गुस्से में कितने लाल हो जाते हैं। और तो और ये तुम्हारी छोटी सी नाक, ये भी लाल हो जाती है। वेदाक्षी ने उसके हाथों को अपने गालों पर से हटाते हुए अपने गालों को रब किया और बोली, मेरे गाल मत खींचो, दर्द होता है। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया। मान मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, बहुत हुई लड़ाई, अब सो जाओ। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती वेदाक्षी को लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। मन तो हुआ उसका कि झुककर उसका माथा चूम ले, लेकिन डर था कि कहीं वह गलत ना समझ ले उसे, इसीलिए खुद को रोक लिया और दूसरी तरफ आकर लेट गया। इधर रुद्रिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी न जाने किस सोच में गुम थी। वह बाहर एकटक शून्य में देखी जा रही थी। निर्णय ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और धीरे से बोला, जानता हूँ परेशान हो, लेकिन इस तरह परेशान रहने से होगा क्या, ये भी बता दो मुझे। रुद्रिका ने पलटकर निर्णय को देखा और बोली, मैं उसे वेदांत को नहीं छोड़ने वाली। उसकी वजह से पहली बार मैंने वेदू को इतना रोते देखा है। तुम जानते भी हो, पूरे घर की जान है वह। उसका एक आंसू और हम सब उसके लिए एक पैर पर खड़े हो जाते थे, बस इस चाह में कि वह रोए ना, उसकी आंखों से आंसू न बहे। और आज मेरे सामने वह इतना रोई है, मैं कुछ कर भी नहीं पाई। निर्णय उसकी सारी बातें समझ रहा था। वेदाक्षी के लिए रुद्रिका का लगाव और प्यार वो अच्छे से जानता और समझता था। ये कुछ वैसा ही था जैसे मान और निर्णय का रिश्ता था। दोनों भाई जैसे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, वैसे ही ये दोनों बहनें भी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती थी। निर्णय ने उसके चेहरे को थामकर प्यार से कहा, मुझे पता है तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, लेकिन अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। हम वह बदल सकते हैं जो आगे हो सकता है। रुद्रिका उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो निर्णय ने कहा, वेदांत से बदला तो मुझे भी लेना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साली को रुलाने की? फिर मेरे पास अपने अलग प्लान्स है, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रुद्रिका निर्णय की बातें सुनकर हैरान थी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी कुछ ऐसा सोच रहा है। एपिसोड 30 हनीमून प्लानिंग। अरण्य ने उसके चेहरे को थामकर प्यार से कहा, मुझे पता है तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, लेकिन अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। हम वह बदल सकते हैं जो आगे हो सकता है।
रुद्रिका उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तो निर्णय ने कहा, वेदांत से बदला तो मुझे भी लेना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साली को रुलाने की। फिर मेरे पास अपने अलग प्लान्स है। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रुद्रिका निर्णय की बातें सुनकर हैरान थी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी कुछ ऐसा सोच रहा है। अगली सुबह वेदाक्षी की नींद खुली और उसने खुद को मान की बाहों में पाया। उसे सच में नहीं पता था कि वह कब उसके इतने करीब होकर सो गई। उसने अपनी आंखें खोलकर मान को देखा, जो अब भी सो रहा था। ऐसा काफी कम होता था जब वेदाक्षी टाइम से पहले उठती थी। सोने के मामले में वह बहुत ज्यादा पक्की थी। उसने टाइम देखा तो 6:30 हो रहे थे। उसने धीरे से मान के हाथों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, न जाने क्यों मान उसे उतना ही खुद में समेटे जा रहा था। वेदाक्षी ने एक नज़र मान को देखा। वह सो रहा था। यह उसकी सांसें बता रही थी, जो काफी शांत और धीमी थी। उसने एक बार फिर से कोशिश की और धीरे से उसके हाथों को अपनी कमर पर से हटा दिया। वो उठकर बैठी और गहरी सांस लेकर बोली, इनके तो हाथ भी कितने भारी है। मुझ मासूम सी बच्ची को तो पिचकार ही दिया था। ये बोल उसने मुंह बनाया और उठकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मान ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उठ बैठ गया। उसने गहरी सांस भरी और बोला, चलो शुक्र है इसका मूड कुछ ठीक है। वह फिर से लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह नहीं चाहता था कि वेदाक्षी को अभी पता लगे कि वह जाग रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो नहा कर आई तो उसने आकर मान को उठाते हुए कहा, आप उठ नहीं रहे हो क्या? आज ऑफिस नहीं जाना आपको? देखो 7 बजे बज गए। मान ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसे देख बोला, क्या हुआ? वेदू ने मुंह बनाया और बोली, 7 बजे बज रहे हैं। ऑफिस नहीं जाना आपको? मान ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, अगर धर्मपत्नी इस तरह से जगाएगी तो भला कौन आदमी घर छोड़कर ऑफिस जाना चाहेगा। वेदाक्षी मुंह बनाया और बोली, कोशिश अच्छी थी लेकिन मजा नहीं आया। अब उठो और जाकर नहा लो। मान ने मुंह बनाया और उठकर बैठ गया। वेदाक्षी मिरर की तरफ चली गई और जाकर तैयार होने लगी। मान ने उसे देख गहरी सांस भरी और बोला, तुम ठीक हो ना? वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, मेरी टेंशन मत लो, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। कुछ ठीक हूँ और जो नहीं हूँ वह भी हो जाऊंगी। मान जानता था उससे कुछ ऐसा ही जवाब मिलने वाला है, इसलिए उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह उठा और वॉशरूम में चला गया। वेदाक्षी ने मिरर से उसे जाते हुए देखा और धीरे से बोली, क्या ये सच में इतना अच्छा है या फिर बनने का नाटक करता है? उसने गहरी सांस भरी और फिर से तैयार होने में अपना ध्यान लगा दिया। इधर रुद्रा और निर्णय तैयार होकर नीचे आ चुके थे। निर्णय के दिमाग में प्लान पहले से तैयार था। उसने अंशिका को क्रेडिट कार्ड की घूस देकर अपने फेवर में कर लिया था। बाकी निर्णय ने वेदांत को लेकर भी कुछ और प्लान्स बना रखे थे। हालांकि वह जानता था उससे पहले मान अपने प्लान एग्जीक्यूट कर चुका होगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ करने का तो सोचा था। वह सब आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे और सर्वेंट ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। खाते हुए अंशिका ने अचानक ही कहा, माँ पापा, आपको नहीं लगता भैया भाभी को हमें हनीमून के लिए भेज देना चाहिए? वेदाक्षी ने जैसे ही यह सुना तो चहक कर बोली, हाँ बिल्कुल सही, दी और जीजू की अभी अभी शादी हुई है, उन्हें जाना चाहिए ना। मान को उसकी हरकत देख मन ही मन हंसी आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या ये खुद भूल गई है कि इसकी भी अभी शादी हुई है? अंशिका का मतलब उसके दोनों भाइयों और दोनों भाभियों से था। तभी गिरिजा जी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी भी अभी अभी शादी हुई है? तुम्हारे दी और जीजू तो जाएंगे ही, साथ में तुम और मान भी तो जाओगे। ये सुनते ही वेदाक्षी के गले में उसका खाना अटक गया और वह खांसने लगी। उसकी हड़बड़ी देखकर मान घबरा गया। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसकी पीठ हल्के हल्के सहलाते हुए उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीकर वेदाक्षी ने हैरानी से गिरिजा जी की तरफ देखा तो गिरिजा जी ने कहा, ऐसे क्या देख रही है? तुम्हारी और मान की भी अभी अभी शादी हुई है और तुम हर बार यह भूल कैसे जाती हो? उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, बात तो सही है, मैं कैसे भूल गई, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुंह बंद नहीं रख सकती थी तू वेदू। आलोक जी ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी, चलो अच्छा सा एक हनीमून प्लेस चूज कर लो और चारों जन जाकर घूम के आओ। वैसे भी बाद में तुम लोग अपने अपने कामों में और ज्यादा बिजी हो जाओगे। अभी के तो दिन है जब एक दूसरे को जान पाओगे, समझ पाओगे। वेदाक्षी ने कहा, पर मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पर रहूंगी। अंशिका ने तुरंत कहा, तो क्या मान भाई हनीमून पर अकेले जाएंगे? वहां पर क्या उन्हें जागरण करना है?
या फिर भजन कीर्तन करना है। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी और मान को वेदाक्षी की हरकतों पर हंसी आ रही थी। उसने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी थी। वही हाल तो कुछ निर्णय का भी ऐसा ही था। उसे पता था उसकी साली बच्चों जैसी है, लेकिन इतना बच्चा होना कहाँ सही था। गिरिजा जी ने वेदू को आंख दिखाते हुए कहा, जो कहा है उतना कर लो, समझी। तुम चारों आराम से घूमने जाओ, मुझे किसी का कोई भी बहाना नहीं सुनना है, इसलिए चुपचाप से अपनी पैकिंग कर लो। बाकी का सारा अरेंजमेंट तुम्हारे पापा देख लेंगे। वेदाक्षी अभी कुछ कहती है कि गिरिजा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप से नाश्ता करो, खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। वेदू बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने लाचारगी से मान की तरफ देखा तो मान ने कंधे उचका दिए और मान की यह हरकत देखकर वह और ज्यादा चिढ़ गई। नाश्ता करने के बाद मान और निर्णय ऑफिस के लिए निकल चुके थे। दोनों एक ही कार में थे, इसलिए दोनों के बीच में वेदांत को लेकर डिस्कशन चल रहा था। निर्णय ने मान को देखकर कहा, तूने सोचा क्या है आखिर? मैंने तो उसके लिए सोच रखा है कि उसने जो अपना छोटा सा बिजनेस वेदाक्षी के पैसा पर खड़ा किया है उसे हम हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर लेते हैं। वैसे भी वह पैसे उसने खुद ने नहीं लगाए थे, उसकी औकात नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कर पाए। सारी मेहनत वेदाक्षी की थी, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। मान ने उसे देखा और बोला, उस कंपनी को वैसे ही रहने देते हैं, उसे बस वेदू के नाम पर ट्रांसफर करवा देते हैं, ये बेस्ट रहेगा। वैसे भी उसमें वकस काम कर रहे हैं, हमें बस उस कंपनी के सारे शेयर्स वेदू के नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं, और उसकी प्रोसेस मैं शुरू करवा चुका हूँ। निर्णय ने उसे देखा और बोला, हाँ ये भी ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मान ने आगे कहा, बाकी का रही उसकी जेल से निकलने की बात, तो उसके तो वह सिर्फ सपने देखता रहेगा। मैं उस पर ऐसे ऐसे चार्जेस लगाने वाला हूँ कि वह कभी जेल से निकल ही ना पाए। उसने जो किया है और जो करने की कोशिश की वह मैं भूल नहीं सकता। ये कहते हुए मान की आंखों और चेहरे पर कुछ अलग से भाव थे, जिन्हें निर्णय ने आराम से नोटिस कर लिया था।